Hello students, very much welcome to today's class. Welcome to lecture batch of class 12th. Today we are going to discuss about the Human Genome Project and the lab operand, or you can say operand model. ठीक है, अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आपको रेगुलर बोथ 11th और 12th के कंटेंट मिलेंगे जो आपको नीट के प्रिपरेशन में बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, सो विद दिस पॉजिटिव एनर्जी लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सबसे पहले अगर हम बात करें तो व्हाट इज ऑपरेंट कंसेप्ट। दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेंकोइस जैकोब एंड जैकोइस मोनो, जो कि एक जेनेटिक्स थे और एक बायोकेमिस्ट थे। उन्होंने इस ऑपरेंट कंसेप्ट को लाया था। ऑपरेंट क्या है? ग्रुप ऑफ जीन्स, या आप कह सकते हैं जो जीन्स आपस में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है ना। जैसे कि अगर आप एग्जाम्पल, अगर आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं तो ऑफिस में कोई भी प्रोजेक्ट होता है तो आप उसको कोऑर्डिनेटेड वे में बहुत अपने कलीग के साथ बहुत प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से ये जो ऑपरेंट की जो कंसेप्ट है वो यही से आई ही। ग्रुप ऑफ जीन्स है और जिस जीन्स का नाम क्या है? स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन। दैट मीन्स ये चार टाइप्स ऑफ जीन हैं जो एक ही तरह से कोऑर्डिनेटेड वे में फंक्शन कर रहे हैं। स्ट्रक्चरल जीन ऑपरेटर जीन से जुड़े हुए हैं, ऑपरेटर प्रमोटर से, और प्रमोटर रेगुलेटर से जो रेगुलेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारे जीन्स क्या करें? एक साथ फंक्शन कर रहे हैं। और जीन्स का काम क्या है? एक कंप्लीट जो है मेटाबॉलिक पाथवे को रेगुलेट करना एज अ यूनिट। दैट मीन्स ये सारों जीन्स जो है एक यूनिट की तरह काम करेंगी और जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको रेगुलेट करेंगे। अब आप बोलोगे मेटाबॉलिक पाथवे क्या है? बहुत सारे मेटाबॉलिक पाथवेज हमारी बॉडीज में चल रही है ना। तो उन सारे मेटाबॉलिक पाथवेज को एक यूनिट में करके ये सारे जीन्स क्या करें? रेगुलेट कर रहे हैं। सो दिस इज अबाउट द ऑपरेंट मॉडल। अगर एग्जांपल दी जाए तो लैक क्या है? दिस इज लैक्टोज। ठीक है, लैक्टोज ऑपरेंट, टीआरपी ट्रिप्टोफैन। ठीक है, उसके बाद एरा ऑपरेंट, हिज ऑपरेंट, ब्लाइन ऑपरेंट। तो बेसिकली आपको आपके एनसीईआरटी में लैक ऑपरेंट दिया हुआ है, तो इसका डिस्कशन हम आज की क्लास में करने वाले हैं। ठीक है, तो वी विल डिस्कस अबाउट द जीन्स, जो चारों जीन्स जो प्रेजेंट है ऑपरेंट मॉडल में। तो सबसे पहले हम रेगुलेटरी जीन के बारे में जानते हैं। रेगुलेटरी जीन का काम क्या है? इट सिंथेसाइज अ बायोकेमिकल or regulative protein which can act positively as activator and negatively as repressor. It control the activity of operator gene. That means regulatory gene का काम क्या है? ऑपरेटर जीन की एक्टिविटी को कंट्रोल करना। दूसरा बात, ये बायोकेमिकल है, बायोकेमिकल पाथवे है। दैट मीन्स इट कैन एक्ट पॉजिटिवली। अगर वो एक्टिवेट कर रहा है ऑपरेटर जीन को तो वो पॉजिटिवली एक्ट कर रहा है, और वो अगर आई मीन रिप्रेस कर रहा है, ठीक है, तो वो नेगेटिवली एक्ट कर रहा है रेगुलेटरी जीन। बेसिकली ये क्या कर रहा है? ऑपरेटरी जीन के फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा है, रेगुलेटरी जीन रेगुलेट कर रहा है। ऑपरेटरी जीन का क्या है? इट इज अ जीन व्हिच रिसीव्स द प्रोडक्ट। तो जो प्रोडक्ट हमारा रेगुलेटरी जीन का होगा वो कौन रिसीव कर रहा है? ऑपरेटरी जीन। दिख रहा है आपको? ये सारी जो जीन्स है वो आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी है, कोऑर्डिनेशन करके काम कर रही है ना। तीसरा, प्रोमोटर जीन की बात करें, दे प्रोवाइड अटैचमेंट साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो आरएनए पॉलीमरेज क्या था? ऑलरेडी आप लोगों को पता है ना, न्यूक्लियोटाइड बेसेस को ऐड करता हुआ जा रहा था, है ना। तो प्रोमोटर जीन का काम क्या है? वो आरएनए पॉलीमरेज कहाँ ऐड होगा, है ना। हमारे जो न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंसेस, आरएनए पॉलीमरेज का काम क्या? टू ऐड द न्यूक्लियोटाइड्स इन द पोलैरिटी फ्रॉम 3 प्राइम टू 5 प्राइम। सो प्रोमोटर जीन क्या करता है? इसे ये अटैचमेंट दे रहा है, एक साइट दे रहा है कि भैया आरएनए पॉलीमरेज आप यहाँ आके बैठिए और प्रोसेस को कंटिन्यू रखिए। ठीक है, नेक्स्ट, स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या होता है? इट ट्रांसक्राइब्स एमआरएनए फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस। दैट मींस स्ट्रक्चरल जीन का काम क्या हो रहा है? ये एमआरएनए को पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस, दैट मींस प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प कर रहा है। कौन सा जीन? स्ट्रक्चरल जीन। क्लियर है? तो ये सारे जीन्स के बारे में पढ़ेंगे और डायग्राम्स देखेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होगा। चलिए, अब ये देखिए, अब ये जो डायग्राम है बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होएगा, बिल्कुल ही सिंपल तरीके से मैं आपको बता रही हूँ। चार टाइप्स ऑफ जीन है, रेगुलेटर है, ऑपरेटर है, प्रोमोटर है, स्ट्रक्चरल है। ठीक है, तो ये देखिए, सबसे पहले एक एक जीन है। जीन कहाँ प्रेजेंट है? हमारे क्रोमोसोम के सेगमेंट में जीन्स प्रेजेंट है। ठीक है, तो जीन्स ही एक्सप्रेस करती है, उसका एक्सप्रेशन हमें दिखता है। ओके, एंड दैट जीन गेट्स एक्सप्रेस्ड, तब प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके, तब एक जीन में ये सेगमेंट्स प्रेजेंट है।
आई जीन दैट मीन्स रेगुलेटरी जीन कहते हैं आप इसको। अगर ये कंटिन्यूअसली एक्सप्रेस्ड हो रहे हैं टू फॉर्म प्रोटीन, ठीक है, तो आई जीन का काम क्या है, ये एक्सप्रेस हो रहे हैं कंटिन्यूअसली, हमेशा एक्सप्रेस हो रहे हैं, ठीक है, तो इसको हम क्या कह रहे हैं, कंस्टिट्यूटिव जीन भी कहते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट, ये कंसेप्ट मैं थोड़ी रुक के बता रही हूँ, ओनली आई विल डिस्कस अबाउट दिस, इस कंसेप्ट के बारे में भी बताएंगे। उसके बाद पी जीन, पी का मतलब प्रोमोटर जीन, वेरी सिंपल। और जैसे कि मैंने कहा प्रोमोटर क्या करे, बाइंडिंग साइट दे रही किसको, आरएनए पॉलीमरेज जो बाइंड होगा, कहाँ के बाइंड होगा, प्रोमोटर पे बाइंड होगा। ओ जीन की बात करें तो ओ जीन ऑपरेटर जीन है, ठीक है, तो ये ऑपरेटर जीन है, और ये सारे जीन 1 जीन 2 जीन 3 ये सारे क्या है, स्ट्रक्चरल जीन है। दैट मीन्स स्ट्रक्चरल जीन का बेसिकली काम क्या होता है, प्रोटीन बनाना। तो अगर वो जीन एक्सप्रेस करना चाह रहा है, एक्सप्रेस हो रहा है, इसका मतलब उसको प्रोटीन बनाना है। और ये सारे जीन्स जो है बहुत ही लग्जूरियस है, मतलब ये यूं ही एक्सप्रेस नहीं करें, इनकी ज़रूरत होगी तो ही एक्सप्रेस करेंगे, वरना नहीं करेंगे। दैट मीन्स आप कह सकते हैं कि अगर वो जीन्स जो है, जो प्रेजेंट है इन दैट सेगमेंट, अगर वो एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं तो प्रोटीन बनने की जरूरत नहीं, तो स्ट्रक्चरल जीन का कोई काम नहीं है। लेकिन एग्जाम्पल अगर हम ले रहे हैं कि ये एक प्रोटीन है, एग्जाम्पल दिस प्रोटीन इज गेटिंग एक्सप्रेस्ड, तो अगर ये प्रोटीन किससे बाइंड करेगा, अगर ये प्रोटीन ऑपरेटर जीन से बाइंड कर रहा है, तो अगर ये ऑपरेटर जीन से बाइंड कर रहा है तो ऑपरेंट क्या हो जाएगा, स्विच ऑफ हो जाएगा, ठीक है। अगर ये प्रोटीन जो, अगर ये नहीं बाइंड कर रहा, अगर ये प्रोटीन एग्जांपल दिस इज अ प्रोटीन एंड इट इज नॉट गेटिंग बाइंड टू द ऑपरेटर जीन, तब ऑपरेंट स्विच्ड ऑन होगा, ठीक है। तो ये तो कंसेप्ट आपको याद रखना है कि जब एक प्रोटीन ऑपरेटर जीन से बाइंड कर रहा है तो ऑपरेंट जो है स्विच्ड ऑफ हो जा रहा है, उसका काम नहीं है भी। जब ऑपरेंट प्रोटीन नहीं बाइंड हो रहा है प्रोमोटर से, तो ऑपरेंट गेट्स स्विच्ड ऑन, ठीक है। तो दैट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स जो जीन 1 जीन 2 जीन 3 एक्सप्रेस करें, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन प्रेजेंट है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रक्चरल जीन्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, और प्रोटीन कहाँ से हमने बनाया था, डीएनए से, पहले हमने एमआरएनए बनाया, तो दैट प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसक्रिप्शन। अगेन एमआरएनए से हमने क्या बनाया, प्रोटीन बनाया, दिस प्रोसेस इज नॉन एज ट्रांसलेशन। दैट मीन्स अगर हम चाहते हैं कि हमारे स्ट्रक्चरल जीन्स एक्सप्रेस हो, तो बोथ ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों ही प्रोसेस होंगे, क्योंकि दोनों प्रोसेस होगा तभी हमें प्रोटीन मिलेगा। क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है ऑपरेंट कंसेप्ट। इसके थोड़ा सा और डिटेल्स में जाते हैं। दैट मीन्स हमारे पास कितने टाइप्स ऑफ जीन है, दो टाइप्स ऑफ जीन है। पहला क्या है, हाउसकीपिंग जीन है, ये कंस्टिट्यूटिव जीन है। दैट मीन्स ये हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, ये जीन्स हमेशा एक्सप्रेस करते हैं, अगर बॉडी में ना भी जरूरत हो ना, फिर भी ये अपने आप को एक्सप्रेस कर देंगे, जिसे कहते हैं लेसी जीन्स। लग्जरी जीन क्या है, जैसा भी मैंने कहा स्ट्रक्चरल जीन्स जो लग्जरी जीन है, हमारी बॉडी में जरूरत है एक्सप्रेस करने की, प्रोटीन बनाने की, तो ही वो एक्सप्रेस करेंगे, वरना वो नहीं एक्सप्रेस करेंगे। दैट मीन्स ये हमेशा एक्सप्रेस नहीं करते, दे आर एक्सप्रेस्ड जब जरूरत पड़ती है तब एक्सपोज करते हैं। दे सो स्विच ऑफ एंड स्विच ऑन। स्विच ऑफ का मतलब होता है कि, स्विच ऑफ का मतलब होता है कि हमें प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन नहीं चाहिए, स्विच ऑफ हो गया, दैट मीन्स ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होने वाला है। स्विच ऑन का मतलब होता है कि हमें प्रोटीन चाहिए, और उसके लिए हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों का प्रोसेस होना जरूरी है। तो स्विच ऑफ और स्विच ऑन का कंसेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को, आगे बढ़ सकते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अब आज का जो मुख्य क्लास डिस्कशन है, दैट इज द लैक ऑपरेंट। जैसे कि मैंने कहा बहुत सारे ऑपरेंट मॉडल्स हैं, हिस्टिडाइन है, ट्रिप्टोफैन है, वेलाइन है, बट इन यू हैव टू रिमेंबर ऑन द लैक ऑपरेंट बिकॉज इन एनसीईआरटी इट्स गिवन एंड आल्सो द क्वेश्चन कम्स फ्रॉम हियर इटसेल्फ। सो द लैक ऑपरेंट मीन्स क्या होता है, लैक्टोज। लैक्टोज क्या करते हैं, इट एक्ट एज इंड्यूसर। इंड्यूसर का मतलब होता है इंड्यूस कराना। लैक्टोज क्या है, ये कम्प्लेक्स शुगर है कि सिंपल है, ये कम्प्लेक्स है, ठीक है। लैक्टोज कैसे, कम्प्लेक्स शुगर। दैट मीन्स जब ये लैक्टोज, अगर हमें एक एनर्जी सोर्स में, एग्जाम्पल एक बैक्टीरिया हमने लिया, एग्जाम्पल एक इकोलाई बैक्टीरिया लिया, जैसे कि मैंने बताया, इस इकोलाई बैक्टीरिया को अगर लैक्टोज एज एनर्जी चाहिए, लैक्टोज क्या, शुगर है, जैसे हमारे में क्या है, ग्लूकोज है ना, बेसिक शुगर, सिंपलेस्ट शुगर, तो लैक्टोज के कॉम्प्लेक्स शुगर है। अगर ये एनर्जी के फॉर्म में इकोलाई लेता है, तो इस कॉम्प्लेक्स शुगर को पहले क्या करना होगा, सिंपलर फॉर्म में इसे तोड़ना पड़ेगा,
तो लैक्टोज को कौन तोड़ेगा वो भी नेक्स्ट में बताने वाले हैं, कौन तोड़ रहा है लैक्टोज को। और लैक्टोज को सिंपलेस्ट फॉर्म में क्या, ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। अब जब ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज में ये शुगर टूट गया लैक्टोज, तब आराम से ये इकोलाई जो है ले पाएगा। क्लियर है? दैट मीन्स लैक ऑपरेंट जीन्स में कुछ थ्री स्ट्रक्चरल जीन्स है। जैसा कि मैंने कहा प्रोटीन बनाना है तो स्ट्रक्चरल जीन्स का काम क्या है, प्रोटीन बनाना, वो लग्जरी जीन्स है। तो ये तीन स्ट्रक्चरल जीन्स लैक ऑपरेंट में प्रेजेंट है। एग्जाम्पल लैक जी, लैक वाई एंड लैक ई। लैक जी का मतलब होता है जेड जीन दैट कोड्स फॉर बीटा गैलेक्टोसाइडेज। अभी जैसा कि मैंने कहा कि ये जो कम्प्लेक्स शुगर है लैक्टोज, अब इससे सिंपलर करना है तो हमें किसका मदद लेना होगा, एक एंजाइम की मदद लेनी होगी, क्योंकि एंजाइम का काम होता है तोड़ना। ठीक है? तो लैक्टोज क्या है, कम्प्लेक्स शुगर है। अब लैक्टोज से हम क्या कर रहे हैं, उसे सिंपलेस्ट शुगर में ला रहे हैं जो कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज है। तो हमें किसी एंजाइम की जरूरत होगी, एंड दैट एंजाइम इज नथिंग बट बीटा गैलेक्टोसाइडेज। दैट मीन्स बीटा गैलेक्टोसाइडेज का काम क्या है, लैक्टोज को सिंपलर बनाना, ग्लूकोज और गैलेक्टोज में तोड़ना, ताकि जो इकोलाई है वो आराम से क्या करे, वो ले सके as a energy source. That means it is primarily responsible for the disaccharide lactose into its monomer. That means lactose disaccharide है, टू शुगर से बना है। अब हम उन्हें क्या करना है, सिंपलर वे में, जिसको कहते हैं मोनोमरिक यूनिट्स, मोनो मतलब सिंगल यूनिट में ले आना है, जो कि गैलेक्टोज और ग्लूकोज। समझ में आ गया? लेक्जी का काम क्या है, लैक्टोज को तोड़ना, सिंपलर वे में बनाना, बहुत इजी। एकदम आप लोगों को याद करने की जरूरत ही नहीं है। एंजाइम है, एंजाइम क्या करे, लैक्टोज को तोड़ रहा है सिंपल शुगर में, दैट इज ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज। जो सेंटेंस मैंने लिखा है आप समझेंगे तो बिल्कुल लिख पाएंगे, याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इट्स नॉट कि आप सब याद करके एग्जाम में लिखें। कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, सारी चीजें बताई जाएंगी। लैक वाई, वाई जिन क्या है, इट विल कोड फॉर परमीएस। अब परमीएस का काम क्या होता है, जो हमारी सेल होती है, सेल की परमेबिलिटी, परमेबिलिटी मतलब जैसे अगर हमारा जो सेल है, सेल के थ्रू ही तो हमारा जो इकोलाई बैक्टीरिया है वो डाइसैक आई मीन बीटा आई मीन सॉरी जो एनर्जी सोर्स है ग्लूकोज या गैलेक्टोज को लेगा। तो परमीएस का काम क्या होगा, वाई जीन, वाई जीन में जो कोड करेगा परमीएस के लिए, वो क्या करेगा, सेल की परमेबिलिटी को बढ़ा देगा, जिसके कारण जो है, जो सेल है इकोलाई का, उसे लैक्टोज लेने में बहुत आसानी होगी। क्लियर है? वेरी मच क्लियर। तो लैक वाई का फंक्शन भी समझ में आ गया, लैक जी भी आ गया। अब लैक ई का बात करते हैं। लैक ई एज इन कोड फॉर ट्रांस एसिटाइलेज व्हिच कैन ट्रांसफर एसिटाइल ग्रुप टू। दैट मींस ये आप लोगों को एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ नहीं, बस फॉर द टाइम बिंग जस्ट रिमेंबर दैट एज इन का काम क्या है, वो ट्रांस एसिटाइलेज के लिए कोड करता है। और ट्रांस एसिटाइलेज का काम क्या है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करना, कहा, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। आगे बढ़ते हैं। ये एक डायग्राम है जो कि मैं बता रही हूँ आप लोगों को कि सबसे पहले केस वन, ये एक केस है और ये एक केस है, डायग्राम से कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है? तो पहले हम ये देखेंगे कि जो लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, ठीक है, तो अगर हमारा ये जीन्स ऑफ सेगमेंट है, जिसमें आपको मैंने कहा प्रोमोटर प्रेजेंट होगा, रेगुलेटर प्रेजेंट होगा, ऑपरेटर होगा, और ये क्या है, जी वाई ए, दीज आर द स्ट्रक्चरल जीन्स that are present in lactose lac operant. That means in the presence of inducer, inducer मतलब lactose present है, that means इस केस में अगर लैक्टोज प्रेजेंट है लैक ऑपरेंट के इस मॉडल में, तो पहला क्या होगा, आई जिन रेगुलेटर जिन है, ओ जिन क्या होगा, बाइंडिंग साइट देगा आरएनए पॉलीमरेज को एड करने के लिए, और स्ट्रक्चरल आरएनए पॉलीमरेज इस तरीके से ऐड होगा। ऐड होते होते ये क्या करेगा, हमें प्रोटीन देगा। दैट मीन्स आई जिन का काम क्या, रेगुलेटर जिन, रिप्रेसर आरएनए होगा। रिप्रेसर आरएनए के बाद क्या होगा, इसको, इसके पास क्या होगा, लैक्टोज मीडियम में है, प्रेजेंट है ना मीडियम में। इंड्यूसर का काम क्या होगा, लैक्टोज, दैट मीन्स लैक्टोज इंड्यूसर का काम है इनएक्टिव रिप्रेसर को क्या करेगा, इनएक्टिव कर देगा। दैट मीन्स इसकी शेप चेंज हो गई, ये ऑपरेटर के साथ बाइंड नहीं हुआ। इसका मतलब ये जो हमारा लैक्टोज प्रेजेंट है यहाँ पे जो इंड्यूसर को रिप्रेस कर रहा है, रिप्रेसर को इनएक्टिव कर रहा है, दैट मीन्स इट इज मेड इनएक्टिव सो इट डजंट बाइंड टू द ऑपरेटर। ये ऑपरेटर ये क्यों इनएक्टिव बना है, क्योंकि ये ऑपरेटर के साथ इसको बाइंड नहीं कराना है। अगर लैक्टोज बाइंड करता है रिप्रेसर के साथ, देन रिप्रेसर बिकम इनएक्टिव। अगर लैक्टोज देखो बाइंड कर लिया, तो दैट मीन्स
ये रिप्रेसर क्या हुआ, इनएक्टिव हो गया। क्लियर है। तो ये केस हुआ। उसके बाद अगर हम स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो ये देखिए, पहले तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ये डीएनए के सेगमेंट्स है, तो पहले क्या होगा, एमआरएनए हुआ। लैक्टोज में पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे लैक्टोज एज ए सोर्स ऑफ एनर्जी है, तो इसलिए हमने लैक एमआरएनए पढ़ा। उसके बाद बीटा गैलेक्टोसाइड्स का काम क्या है, ये लैक्टोज को तोड़ के और सिंपलेस्ट शुगर में कन्वर्ट करेगा मोनोमरिक यूनिट ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। बीटा गैलेक्टोसाइड्स का काम क्लियर है। नेक्स्ट पारमीज का क्या है, इस सेल की परमेबिलिटी को बढ़ाएगा जिसके कारण इजी हो जाए, वो ज्यादा करके परमेबिलिटी बढ़ गया, जैसे कि सपोज ये सेल है, इसकी जो परमेबिलिटी है, जिसको छेद जिसको कहते हैं, स्पेस बढ़ गया, तो बहुत जल्दी जो है इकोलाई या बैक्टीरिया जो जल्दी से अब क्या करेगा, वो ले पाएगा लैक्टोज, है ना, जल्दी एनर्जी सोर्स को ले पाएगा। इस वजह से परमियस का काम है सेल परमिएबिलिटी को इंक्रीज करना, और ट्रांस एसिटाइलेज का भी इतना जरूरत नहीं है। और उसके बाद नेक्स्ट ट्रांसलेशन होगा, जिसके कारण क्या होगा, प्रोटीन बनेगा इन द प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर। ठीक है। लेकिन जब इंड्यूसर एब्सेंट है तब देखना, तब क्या होता है, देखिए पहला क्या, रेगुलेटर जीन है, ठीक है, और इसके केस में लैक्टोज प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये स्विच ऑन है, क्योंकि आप लोग को दिख रहा है कि जब स्विच ऑन मॉडल में क्या हो रहा है, स्विच ऑन हो रहा है, इसका मतलब हमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों प्रोसेस हो रहा है। लेकिन जब हमने ये इंड्यूसर हटा दिया, लैक्टोज को हटा दिया हमने, लैक्टोज एनर्जी सोर्स हमने इकोलाई को दिया ही नहीं, तो तब देखिए क्या होता है, रेगुलेटरी जीन है, आरएनए पॉलीमरेज है, आरएनए पॉलीमरेज किससे बाइंड हो रहा है, प्रोमोटर से बाइंड हो रहा है। रेगुलेटरी जीन है जो कि रिप्रेसर एमआरएनए, लैक्टोज है ही नहीं भैया, तो इनएक्टिव रिप्रेसर होने का चांस ही नहीं है, लैक्टोज बाइंड होगा ही नहीं यहाँ पे। यहाँ पे लैक्टोज बाइंड हो रहा है, यहाँ पे लैक्टोज डजन ऑपरेटर के साथ नहीं बाइंड हो रहा है ना, तो दैट इज रिप्रेसर इनएक्टिव है, और यहाँ पे लैक्टोज प्रेजेंट ही नहीं है। ऑपरेटर जीन क्या होगा, ये रिप्रेसर ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड हो रहा है, दैट मीन्स रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो किससे बाइंड हो रहा है, ऑपरेटर से बाइंड हो रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज के पाथ को ब्लॉक कर दे रहा है। समझ में आया। ये देखिए, दोनों केसेस में डिफरेंसेस को समझिएगा। जब हमारे पास मीडियम में लैक्टोज प्रेजेंट था, तो लैक्टोज ने क्या किया, इंड्यूसर से बाइंड किया, लैक्टोज इज इंड्यूसर, वो रिप्रेसर से बाइंड कर दिया, उसको इनएक्टिव रिप्रेसर बना दिया। क्लियर है। लेकिन जब लैक्टोज था ही नहीं मीडियम में, तो रिप्रेसर ने क्या किया, ऑपरेटर से बाइंड कर दिया। जब ऑपरेटर से बाइंड कर दिया, तब तो आरएनए पॉलीमरेज का काम नहीं है, क्योंकि भैया ब्लॉक हो गया साइड। आरएनए पॉलीमरेज कहाँ बाइंड होता है, ऑपरेटर के साथ बाइंड होता ना, साइट देता है उसको आरएनए पॉलीमरेज को बाइंड करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऑपोजिट हो गया कि रिप्रेसर प्रोटीन जो है ऑपरेटर रीजन से बाइंड कर दिया, और आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब करने से रोक दिया। दैट मीन्स आरएनए पॉलीमरेज जब ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं, तो प्रोटीन बनने का तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि डीएनए से पहले एमआरएनए बनेगा, फिर एमआरएनए से प्रोटीन बनेगा। क्लियर है। यहाँ पे एक बार और बता देती हूँ, प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर में लैक्टोज प्रेजेंट है मीडियम में, दैट मीन्स जो लैक्टोज है हमारा क्या कर रहा है, इट एक्ट्स एज ए इंड्यूसर। अब वो लैक्टोज रिप्रेसर एमआरएनए से बाइंड कर रहा है, और रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दे रहा है, इनएक्टिव कर दे रहा है। इसका मतलब क्या है, ऑपरेटर खाली है। वेरी सिंपल, ऑपरेटर खाली है, यहाँ ऑपरेटर में आप कौन आ जाएगा, आरएनए पॉलीमरेज आके बाइंड करेगा, और प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को आगे ले जाएगा। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। अब अगर हम इसके कंपेयर करें, इंड्यूसर इंड्यूसर है ही नहीं, लैक्टोज एब्सेंट है, तो कहीं किसी से तो बाइंड करेगा, तो रिप्रेसर किससे बाइंड किया, ऑपरेटर से बाइंड कर दिया, और ऑपरेटर से जब रिप्रेसर बाइंड हो गया, आरएनए पॉलीमरेज बेचारा जब जगह ब्लॉक है, तो सपोज आप कहीं मेट्रो ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं, सॉरी ट्रेन बोल रहे हैं, मेट्रोज में ट्रैवल कर रहे हैं, मल्टीनेशनल सिटीज है, मस्त अपना जा रहे हैं, अब जगह नहीं है, ब्लॉक है, किसी भी तरह आपको एंट्री लेनी है, जब जगह नहीं है तो गेट क्लोज हो जाएगा, चले गया मेट्रो, दूसरे के लिए वेट करेंगे। तो यहाँ भी केसेस ऐसा आ रहा है कि रिप्रेसर प्रोटीन के पास लैक्टोज है नहीं, लैक्टोज ने बाइंड किया नहीं, तब अब ये रिप्रेसर खाली रह गया, तब ये रिप्रेसर क्या किया, जाके ऑपरेटर से बाइंड करके आरएनए पॉलीमरेज के रास्ते को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे कोई ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं हुआ, दैट मीन्स इसका हम कहेंगे स्विच ऑफ हो गया यहाँ पे, क्योंकि हमें यहाँ ना जींस ने स्ट्रक्चरल जींस का कोई काम ही नहीं रहा। क्लियर है यहाँ तक, दिस डायग्राम इज वेरी मच क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ऑपरेटर जीन, प्रमोटर जीन, रेगुलेटर जीन, ये तीनों ही आपके इस नोट्स में दिया हुआ है, दिस अबाउट, यस, ये देखिए ऑपरेटर प्रमोटर स्ट्रक्चर, ठीक है, ये तीनों के बारे में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसका क्या फंक्शंस है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए रिप्रेसर प्रोटीन प्लस ऑपरेटर जीन, अगर रिप्रेसर प्रोटीन ऑपरेटर से बाइंड कर दे रहा है तो उसको हम क्या कहेंगे, स्विच ऑफ हो गया, दैट मीन्स
किसी तरह का प्रोटीन नहीं बन रहा है, स्ट्रक्चरल जीन्स आर नॉट गेटिंग एक्सप्रेस्ड, दैट मीन्स इट वॉन्ट कोड फॉर एनी प्रोटीन. वेरी मच क्लियर. Regulation of lac operant by repressure is referred to as negative control or regulation. That means लैक ऑपरेंट का रेगुलेशन हो रहा है बाय रिप्रेशर. अगर रिप्रेशर के कारण रेगुलेशन हो रहा है लैक ऑपरेंट का, दैट इज रिफर टू एज नेगेटिव कंट्रोल और रेगुलेशन. दैट मीन्स इंड्यूसर अगर लैक्टोज प्रेजेंट है प्लस रिप्रेशर, तब स्विच ऑन हो रहा है. दैट मीन्स जो लैक्टोज है हमारा, वो एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. क्या कर रहे, इंड्यूस कर रहे हैं. और वो क्या कर रहे हैं, स्विच ऑन कर रहे हैं. दैट मीन्स हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है उसको ऑपरेटर साइट मिल जा रहा है किसके, बाइंड करने के लिए, और जिसके कारण हमारा प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों हो रहा है, हमें प्रोटीन भी मिल रहा है. दैट मीन्स अगर लैक्टोज एज ए एनर्जी सोर्स हमें बैक्टीरिया को दे रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, हम लोगों को एक प्रोटीन मिल रहा है. लेकिन अगर हम लैक्टोज नहीं दे रहे हैं तो क्या हो रहा है, हमें प्रोटीन नहीं मिला, जीन्स आर नॉट गेटिंग एक्सप्रेस्ड. चलिए, अब हम बात करेंगे आज का लास्ट टॉपिक, दैट इज द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. आज के क्लास में हम इसको कंटिन्यू कर, आई मीन कंप्लीट नहीं करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट क्लास एंड देन विल कंप्लीट दिस चैप्टर. ओके, सो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं. इट्स अ मेगा ईयर मेगा प्रोजेक्ट. दैट मीन्स ये जो प्रोजेक्ट है ये 13 साल का बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है. और आजकल तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा एडवांस हो गया है, बिकॉज आजकल डिजिटलाइजेशन का ज़माना है. पहले के समय पे ना कंप्यूटर थी, ना चीज़ें इतनी अच्छी तरीके से डिजिटलाइज थी, हमें पेपर पेन का ज़्यादा यूज़ करना पड़ता था. तो चीज़ें हमें जो ये 13 ईयर का जो टाइम लगा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के लिए, आज के टाइम में अगर हम इस तरीके का कोई काम स्टार्ट करते हैं तो डिजिटलाइजेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि आप कोई भी काम शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में आपको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल जाए तो आप उसको कंप्लीट कर लें. लेकिन आज 1990s की बात है ये, 2003 में ये प्रोग्राम जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कंप्लीट हुआ, ये सिर्फ एक कंट्री का समस्या नहीं था, ये पूरे वर्ल्ड की समस्या थी. ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो डेटा है उस डेटा को स्टोर करने के लिए, हमारे लिए हमारे जो जीन्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जीन बैंक जिसको कहते हैं, है ना. तो ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था, यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, इन लोगों ने मिलके इसको स्टार्ट किया. और यही नहीं, बहुत सारे पार्टनर्स इनके आए, जैसे कि जापान, फ्रांस, जर्मनी, चाइना एंड अदर्स. बहुत सारी कंट्रीज ने मिलके इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया और कोऑर्डिनेटेड वे में इसको कंप्लीट किया इन द ईयर 2003. द जो प्रोजेक्ट था इसमें बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत थी तभी, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट है. $9 billion द कॉस्ट ऑफ सिक्वेंसिंग वन बेस पेयर इज दिस मच. दैट मीन्स अगर हम जीन सिक्वेंसिंग करते हैं उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा लगता है. तो जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जब इन्होंने स्टार्ट किया था, तो इन्होंने इतने पैसे लगा के इस जीनोम प्रोजेक्ट को सक्सेस किया. ठीक है, तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ बेस पेयर्स टू बी आइडेंटिफाइड एंड सीक्वेंस. दैट मीन्स जितने भी हमारे डीएनए में कितने बेस पेयर हैं, कितने सीक्वेंसेस हैं, वो सारे को हम सीक्वेंस कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं. क्योंकि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, डेटाबेस है. यहाँ पे हमारे जीन, जितने भी जीन बैंक पूरे स्टोर रहते हैं, सिक्योर रहते हैं, है ना. It requires a large number of scientific technicians. That means इनमें बहुत सारे टेक्नीशियंस, सपोर्टिंग स्टाफ, बहुत सारे मेंबर्स ने मिलके इस काम को कोऑर्डिनेटेड वे में इसको ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को एक सक्सेस बनाया. स्टोरेज ऑफ डेटा जनरेटेड विच रिक्वायर्स सम 3300 बुक्स, each with 1000 pages, each page. That means जैसे कि मैं बोल रही हूँ आप लोगों को कि पहले, आज के 15-20 साल पहले, इतना ज़्यादा जो है 20-25 साल पहले डिजिटलाइजेशन का ज़माना था नहीं. एवरीथिंग वॉज टू बी रिटन इन द कॉपी एंड इट हैज़ टू बी वेल मेंटेन्ड. तो इतने सारे जो बुक्स थे, 3300 बुक्स, एक एक बुक में 1000 पेज थे और ईच पेज में 1000 टाइप्ड लेटर्स थे. पहले तो क्या है, इतना ज़्यादा टाइपिंग भी नहीं होती थी, लिखता था इंसान पेज कॉपी लेके, क्योंकि जो भी डेटा उनको मिल रहा है हैज़ टू, उस डेटा को उनको वेरीफाई भी करना है. तो डेटा मिल रहा है छोड़ देंगे तो होगा नहीं, उस डेटा को सिक्योर तो करना है. तो इसीलिए इन्होंने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बनाया कि जितने भी जीन सीक्वेंस है वो सारी सीक्वेंसिंग हम उससे कर सके, जिनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं ये कैसा जीन है. कोई अननोन जीन है, देखो अभी ये कोविड आके गया, कोरोना वायरस, तो इसकी जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट सीक्वेंसिंग करना, जीन को सीक्वेंस करना, इसके लिए कौन सी वैक्सीन की ज़रूरत हुई, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने बहुत अच्छे से अच्छे वे में काम किया. लेकिन आज के टाइम में जो है
कंप्यूटेशनल स्टोरेज ऑफ डाटा, डाटा एनालिसिस ईजियर हो गया क्योंकि साइंस ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स ये क्या है, कंप्यूटेशनल बायोलॉजी है। दैट मीन्स इसमें हमें बायो के साथ साथ बहुत सारे इंफॉर्मेशंस, जैसे कि डेटा की इंफॉर्मेशन, एनालिसिस ऑफ डेटा, डेटा स्टोरेज हो गया, ये सारी चीज़ों के ऊपर काम करते हैं। जीन को सिक्वेंस करना, प्रॉपर जीन की आइडेंटिफिकेशन करना, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इनको अपने रिसर्च में यूज़ करते हैं, रिसर्च लेके कर रहे हैं इस सब्जेक्ट को, बायोइन्फॉर्मेटिक्स को। तो बेसिकली वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को और ईजी हो रहा है बायोइन्फॉर्मेटिक्स की वजह से। ठीक है, तो दैट मीन्स जब बायोइन्फॉर्मेटिक्स का जो साइंस जब डेवलप हुआ, तब थोड़ा सा राहत हुआ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को, कि इसकी वजह से ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने लगा। ठीक है, क्योंकि चारों पूरी तरीके से जो डेटा है वो डिजिटलाइज्ड वे में सेव हो जाती है, उसको उसको एक जीन बैंक डेटा बनाया जाता है, उसमें सेव किया जाता है, ताकि जो भी जीन है उसको आइडेंटिफाई कर सके, उससे सिक्वेंसिंग कर सके। ये सारा जो है सॉफ्टवेयर्स बने हुए, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स बने, तो अब जो हो गया, इजी हो गया है सिक्वेंसिंग करना। पैसे तो बहुत लगते हैं, लेकिन आपका डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, तो इसी वजह से जो है बहुत ज़्यादा इजी हो गया, और ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को काफ़ी हेल्प मिला, और बिकॉज ऑफ बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम बात करें एचजीपी का गोल क्या है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का सबसे पहला क्या है, ऑफ ऑल द अप्रोक्सीमेटली दिस मच जीन्स ह्यूमन डीएनए, ये जो हम बोलते रहते हैं ना, दोहस जमा के हमारे में इतने जीन्स हैं, 20,000 से 25,000 जीन्स हैं, हमारे इतने बिलियन बेस पेयर्स है, ये सारा जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का कमाल है। आज हम बोल पा रहे हैं कि हमारे बॉडी में इतने सारे जीन्स है, बिकॉज आवर जीन्स have been sequenced, and after sequencing we got this amount. Okay, so that means 20,000 से 25,000 genes human DNA में present है, to determine the sequences of 3 billion chemical base pairs that make up human DNA. That means क्या है, to determine sequences को determine करना, क्या करना, 3 billion chemical base pairs that make up human DNA. That means human DNA में 3 billion base pairs है, और वो सब हमारा कौन बता रहा है, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ही बता रहे हैं। तो स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, ये जो एक एक जीन्स की जो इंफॉर्मेशन है, एक इंसान की जो मेमोरी है, वो तो इतनी सारी चीज़ें याद नहीं रख सकता। तो ये जितने इंफॉर्मेशन हमें मिल रहे हैं रिगार्डिंग द जीन्स, रिगार्डिंग द बेस पेयर्स, वो सारे हमें डाटाबेस में शेयर, आई मीन सेव करते हैं। और डेटाबेसेस क्या मिल रहा है हमें, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में डेटाबेसेस बना के हम उसमें सारे इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। तो अगर हम इन फ्यूचर रेफरेंसेस लेके कोई रिसर्च कर रहे हैं, तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हम हेल्प ले सकते हैं, हमारे जिन के सिक्वेंसिंग मिल जाएगी, डेटाबेसेस है, वहाँ जाके इंसान स्टडी करता है। तो इम्प्रूव द टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस, दैट मीन्स जो जो डेटा हमें मिल रहा है उसके लिए हमें टूल्स, बहुत सारे सॉफ्टवेयर्स हैं, जिसके कारण हम डेटा एनालिसिस हमारे लिए इजी हो गया है। ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर्स सच एज इंडस्ट्रीज, दैट मीन्स हम जो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के काम कर रहे हैं, इंडस्ट्रीज रिलेटेड काम है, अदर सेक्टर्स में भी बायोइन्फॉर्मेटिक्स की हेल्प हो रही है। क्योंकि देखिए, एक वैक्सीन बनाने के लिए, वैक्सीन कहाँ हो रही है, वैक्सीन फार्मा कंपनी में बन रही है। तो ये जो वैक्सीन्स बनाने के लिए हमें पहले जिसकी रिगार्डिंग वैक्सीन बन रही है, तो उसके हमें जीन्स जानना ज़रूरी, जीन का बेस पेयर्स क्या है, वो जीन कितना खतरनाक है, उससे कैसे हमें वैक्सीन्स बनेगा। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक इंडस्ट्रियलिस्ट को हम देंगे, तो क्या है, हमें प्रॉपर वैक्सीन्स मिल जाएगी रिगार्डिंग दैट क्या, बीमारी। ईएलएसआई मतलब टू सॉल्व एनी एथिकल, जैसे कि आप जानते हैं कि जितने भी क्राइम सीन होता है ना, कि आप लोग बहुत ज़्यादा ये सीआईडी और सावधान इंडिया और ये सारी चीज़ें जो अगर टीवी में देख रहे हैं, तो वहाँ पे जितनी भी इथिकल इश्यूज, या फिर मर्डर हो गया, रेपिस्ट हो गए, तो इन सब का जो है, जैसे आपने सुना होगा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। देखो, अगर क्राइम सीन से डीएनए मिल रहा है ऑफ दैट, जिसने भी किया है ये क्राइम, उसका डीएनए मिल रहा है, तो अगर हम सस्पेक्ट है उससे डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, अगर मैच कर देता है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, तो हमें मिल गया, चलो इस इंसान ने क्राइम किया। तो बेसिकली हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इस एथिकल में, लीगल चीज़ों में, ये किसी तरह का सोशल इश्यूज है, तो हमें ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है सॉल्व करने में बहुत ही ज़्यादा ईजी हो रहा है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो स्टार्ट किए हैं इसको कंप्लीट करेंगे, और यस, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग जो कि लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का, इसको भी कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं तक था। कोई भी डाउट्स हो रिगार्डिंग ऑपरेंट कंसेप्ट, ऑपरेंट मॉडल, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और इसके प्रीवियस लेक्चर्स जो है लक्ष्य बैच में ऑलरेडी अपलोडेड हैं, आप जाके पढ़िए, और
ट्राई करिए, क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई भी मॉडिफिकेशंस की ज़रूरत होगी इन द लेक्चर्स, डेफिनेटली आई विल डू दैट। ठीक है, सो वी विल मीट यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू ऑल ऑफ यू, बाय बाय।